मॉर्निंग स्टूडेंट, आपकी क्लास 6 में हिंदी की बुक है उमंग। इसमें अभी तक आपने 9 चैप्टर्स तक का सिलेबस किया है जो आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम तक था। उसके बाद बेटे आगे का सिलेबस जो है वो 10th चैप्टर से स्टार्ट होता है और 10th लेसन है पेड़ जो चलने लगा। जैसे कि चैप्टर का टाइटल है पेड़ जो चलने लगा। जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में कुछ अजीब सा लगता है कि एक पेड़ किस तरह से चल सकता है। तो इस चैप्टर में बताया गया है कि अपनी जो ये हमारे देश की संसार की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, इसने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए न जाने कितने प्राकृतिक सुंदरता के स्वरूप को नष्ट कर दिया है। जैसे कि जंगलों को काट कर लोग अपने रहने के लिए स्थानों को बनाना शुरू कर रहे हैं। अनेक पेड़ जो ये नहीं चाहते थे कि उन्हें काटा जाए, उस तरह के पेड़ों को भी हमने काट कर अपने रहने का स्थान जो है बना लिया है। ऐसी ही एक कहानी है पेड़ की आत्मकथा के रूप में जो इस चैप्टर के अंदर है। जैसे टाइटल की आप देख रहे हो पेड़ जो चलने लगा। अब यहाँ पर चलने लगे का मतलब ये है कि एक पेड़ जो है प्रेजेंट टाइम में वो एक गांव के बिल्कुल जिसको हम सरहद कहते हैं बॉर्डर, तो उस पर अब सिर्फ वो अकेला पेड़ ही है। अब वो अपनी उस जगह पर बिल्कुल अकेला खड़ा हुआ है, क्योंकि पहले तो किसी ज़माने में उसके आसपास बहुत से छोटे छोटे से पेड़ पौधे थे और बहुत से बच्चे वहाँ पर आकर उसके साथ खेलते भी थे। लेकिन अब इस तरह का समय है कि पेड़ बताता है कि अब एक समय था जब वो अकेला नहीं था, बल्कि हरे भरे जंगल जो थे उसके साथ थे। चैप्टर की जब स्टार्टिंग है तो आगे बताया गया है कि गांव की नदी में बांध बनाने, कारखानों के निर्माण के लिए जंगल कट गया। कीट पतंगे पशु पक्षी नष्ट हो गए, सड़कें बन गई, रेल की पटरी बिछ गई, यातायात शुरू हो गया और इस जाने अनजाने के चक्रव्यूह में फंसा वह अकेला पेड़ स्वयं को इधर उधर चक्कर घिन्नी सा चक्कर लगाता महसूस करने लगा कि वो वहीं का वहीं खड़ा था, लेकिन उसके आसपास का जितना भी माहौल था वो सारा बदल चुका था। तो अपने पुराने दिनों को याद करते हुए वो सोचता है कि कभी एक समय था मेरे पास, कुछ साल पहले यहाँ पर तरह तरह के वृक्ष, वनस्पतियों का ढेर सारा खजाना, हरियाली, खुशहाली से भरपूर एक हरा भरा जंगल था। हवा के साथ झूमती शाखाएं, सूरज की किरणें और जो संगीत है उसके आसपास जो नदी का पानी था उसका संगीत, ये सब कुछ उसको बहुत ही खुशी का एहसास दिलाते थे। वो कहता कि मैं इसी जगह जंगल के एक छोर पर, किनारे पर, गांव की सरहद पर मुस्कुराता, झूमता, गाता, इठलाता, इतराता, और मुझे इस बात का बहुत गर्व होता था कि ये सब कुछ जो चीज़ें हैं वो मेरे इर्द गिर्द चलती रहती हैं। मेरा इस स्थान पर खड़े होना मेरे लिए और भी महत्वपूर्ण था। अब उसके लिए ऐसा महत्वपूर्ण क्यों था? क्योंकि मुझ पर जंगलों के ढेरों पक्षियों का बसेरा था। जंगल की राह से आते जाने वाले जो राहगीर थे वो मेरे छाया में बैठकर कुछ समय के लिए आराम करते थे और कई पशु पक्षी जो थे उनका भी यहाँ पर ही बसेरा था। मैं गांव की सरहद पर खड़ा और संतरे के समान अड़ा। वो कहता है कि मैं गांव की सरहद पर खड़ा हुआ था और एक सिक्योरिटी गार्ड के हिसाब की तरह मैं वहाँ पर था, गांव और जंगल के बीच एकलौता प्रत्यक्षदर्शी। मैं गांव और जंगल के बीच के बिल्कुल सेंटर में था और मुझे दोनों तरफ से हर चीज़ जो है वो ठीक से अच्छे से दिखाई देती थी। जंगल को हरा भरा देखकर और गांव को भरा पूरा देखकर मैं खुश था। इतना नहीं, मेरी एक बड़ी खुशी और थी कि गांव के जो बच्चे थे उनकी एक टोली बनाकर, वो बच्चे अपनी टोली बनाकर मेरे इर्द गिर्द खेलते थे। बच्चों के नाम बताए गए हैं: गौरी, आनंद, यूसुफ, जेनी, सुखदा, यश और नताशा। अब ये 7 बच्चे थे जो टोली बनाकर उसके आसपास खेलते थे। तो उसने मन ही मन उनका नाम रख दिया सप्तऋषि मंडल, और वो अपने आप को उस ध्रुव तारे की तरह स्थिर रहकर उनकी हर एक बात को निहारता देखता। वो कहता है कि जब सातों मुझे बरगद दादा कहकर पुकारते तो मैं खुशी से झूम उठता, क्योंकि वो पेड़ जो है बहुत पुराना था और बहुत विशाल था। वो कहता है कि जब वो आसपास आकर मेरे सामने खेलते तो मेरा जो सीना है चौड़ा हो जाता, मतलब कि मुझे बहुत खुशी होती। कभी कभी अपनी शिकायतें लेकर वो मेरे साथ आते, मेरी शाखाओं पर चढ़ते और जोश भरे गाने गाते। मेरी लटकती जो लटाएं हैं, बरगद के पेड़ के साथ जो लटकती है आपने देखा ही होगा लताएं सी, तो वो कहता है कि उनको पकड़कर वो झूलते थे जब, तो कभी कभी एक दूसरे को चिढ़ाते थे पत्थर कंकड़ फेंक कर, और आपस में एक दूसरे का मजाक भी उड़ाते थे। मैं कहता कि इन सबको हंसते देखते तो मैं बहुत खुश होता था।
एक दिन की बात है जब मेरी सातों सप्तऋषि मंडल की टोली मेरे निकट ही धमाल मचा रही थी, तो देखा उसने कि एक धूल से गुबार सा उड़ता हुआ नजर आया थोड़ी दूर। तो उसमें क्या था कि कच्ची सड़क पर एक मोटर गाड़ी जो थी वो उड़ती हुई आ रही थी। सातों बच्चों के साथ मैं भी इतनी सारी गाड़ियों को एक साथ उस छोटे से गांव में देखकर हैरान हो गया। सारी गाड़ियां जंगल की सरहद पर यानी कि उसके करीब आकर रुकी। देखते ही देखते उन गाड़ियों में से देशी विदेशी उतर पड़े। उनके पास कैमरे, बाइनोक्यूलर, कंप्यूटर और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स थे। उन्होंने इधर उधर जाकर जंगल और नदी के जो पिक्चर्स हैं उनको क्लिक करना स्टार्ट कर दिया। वे जंगल और नदी की ओर इशारा कर अंग्रेजी में कुछ चर्चा कर रही थी। उनके पास इस वार्तालाप में मुख्य रूप से गांव के मुखिया का बेटा सहभागी था। वो कहता है कि जो फॉरेनर्स आए हुए थे तो उनके साथ जो बातें करने में मसरूफ़ था, बिजी था, वो था गांव के मुखिया का बेटा सहभागी, जो अभी कुछ टाइम पहले ही अमेरिका से वापस आया था। तो वह जो है जो सहभागी है वो इन आने वाले जो आगंतुक थे इनको अपने गांव के बारे में कुछ समझा रहा था। तो जो सातों बच्चे थे वो कहते हैं कि मेरे चौड़े से तने के पीछे छिपकर खड़े हो गए। तो धीरे धीरे उन्हें समझ में तो कुछ नहीं आया कि वो क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा। तो मुखिया जी के बेटे ने कार के सामने वाले हिस्से में भी अपना कंप्यूटर रखा और वो अपने उस कंप्यूटर से उन लोगों को कुछ समझाने लगा। अब उनका मेन पर्पस ये था कि जो नदी है उसके ऊपर एक बांध बनाया जाएगा और फिर पानी ऊंचाई से पानी को गिराकर बिजली पैदा की जाएगी। इसके लिए बिजली का पावर हाउस बनेगा और पावर हाउस बनाने के लिए जंगल को साफ करना होगा। और इस तरह करने से जब लाइट जो है वो गांव में आएगी तो वो गांव का विकास होगा और खुशहाली आएगी। केवल मुझे छोड़कर गांव के सभी लोग उत्साहित और प्रसन्न थे। पेड़ कहता है कि एक मुझे छोड़कर बाकी जब सब लोगों को इस बात का पता चला कि गांव में लाइट आएगी तो सारे बहुत खुश हुए। तो अब क्या था कि उसके लिए पर्पस क्या था कि नदी के ऊपर बांध बनाया जाएगा, बिजली घर बनाया जाएगा, बड़ी बड़ी मशीनें लानी होंगी, पहले जो टूटी हुई सड़कें हैं उनको ठीक करना होगा। बिजली घर और बांध के निर्माण कार्यों के लिए बड़ी भारी मात्रा में ईंटें, जो मटेरियल उनको चाहिए था उन्होंने लाना शुरू किया और पेड़ के आसपास ही रखना स्टार्ट कर दिया। अब गाँव के विकास के लिए ढेर सारी योजनाएं बन रही थी कि कहाँ पर क्या बनेगा। हर चीज़ को वो सोच रहे थे कि सामान रखने का गोदाम कहाँ बनेगा, इस तरह की बहुत सारी बातें। तो अब जो है पेड़ को पता चल गया कि इस योजना में पूरे जंगल का ही विनाश होने वाला था। जब पेड़ इस बात को सोचता है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है इस बात को लेकर कि जो अन्य पशु पक्षी और उसके साथी हैं। तो अब वो आँखों में आधुनिकता की चमक की पटरी बंधी हुई थी उनके ऊपर। तो सबसे बड़ी दुख की बात तो ये थी कि जो पूरा जंगल था वो काटा जाना था। उसके अनुसार गांव में बिजली आ जाएगी तो गांव रोशन हो जाएगा, बच्चों को लालटेन से नहीं पढ़ना पड़ेगा और अब उनकी आंखें भी खराब नहीं होंगी। खेतों की सिंचाई करने के लिए मोहताज नहीं होना पड़ेगा, रोजी रोटी के लिए अब कोई भी गांव छोड़कर बाहर नहीं जाएगा। उनका यह सोचना उनकी दृष्टि से उचित था, किंतु मेरी आशंका भी कहाँ निर्मूल थी। वो कहता है कि जो मुझे डर था वो भी कहाँ था। उसके बाद क्या हुआ, बस फिर क्या था, जंगल के समाप्त किए जाने की घोषणा हो गई। तो लोगों ने फाइनल कर दिया कि जो जंगल है हम इसको काटेंगे। तो देखते ही देखते सारा जंगल साफ कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या था पेड़ के लिए कि उस पेड़ को छोड़कर बाकी सारे जंगल को काट दिया गया। पेड़ को ना काटा जाना इसका मुख्य कारण ये था कि सप्तऋषि मंडल जो बच्चे थे गांव के साथ, उन्होंने पेड़ को बरगद दादा हमारा दोस्त है, सुख दुख का साथी है, हम इसे किसी भी हालत में कटने नहीं देंगे, इस तरह की बातों से उन्होंने पेड़ काटने वालों को रोक दिया। तो लेकिन वो कहता है कि मुझे तो उन्होंने बचा लिया बच्चों ने ज़िद करके, लेकिन जो मेरे साथी थे आसपास के दूसरे पेड़ पौधे वो सारे के सारे कटते चले गए और उनको देखकर मैं बहुत ही दुखी हुआ। फिर तो बस क्या था कि धूल भरे दिन थे और शोर भरी रातें थी। एक और सड़कों के बनने का काम शुरू हुआ तो दूसरी ओर रेल की पटरी बिछाई जाने लगी। निर्माण कार्य के लिए ढो ढो कर सामान लाया जाने लगा। समय ऐसे ही गुजरता गया। धूल के गुबार के साथ हृदय के गुबार को छिपाए हुए मेरे साथी भी धीरे धीरे मुझसे दूर होते गए। वो कहता है कि समय के साथ साथ जैसे ही निर्माण कार्य जितनी तरक्की से आगे बढ़ता चला जा रहा था, तो जो मेरे सप्तऋषि मंडल के साथी थे अब वो भी बड़े होने शुरू हो गए
तो अब उनकी जो शरारतें थी वो कम होनी शुरू हो गई। जो सप्तऋषि मंडल